अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग होप स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फ़ीचर्स ऑफ प्लाज्मिड। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक फ़ीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले ये जो टर्म है इंट्रोड्यूस करवाई थी 1952 में एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जोशा लेडनबर्ग ने। और प्लाज्मिड बेसिकली होता क्या है कि एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है डीएनए की, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है या जेनेटिक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बैक्टीरियल सेल के अंदर देखें तो एक लीनियर फॉर्म में ब्लू कलर में क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम्स के बाहर एक डीएनए सेगमेंट सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है और ये डबल स्टैंडर्ड होगा, जिसको हम प्लाज्मिड कहेंगे। इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो ये अपनी कॉपीज़ खुद जनरेट कर सकता है, इसलिए ये क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करता। अब आगे इसके कुछ बेसिक फ़ीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ये बैक्टीरियाज़ के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में आर्किया और यूकैरियोट्स वगैरह में भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा ये स्पेसिफ़िक होता है, मींस कि एक स्पेसिफ़िक टाइप होगी प्लाज्मिड की तो वो स्पेसिफ़िक बैक्टीरियल स्पीशीज़ के अंदर ही सर्वाइव कर सकती है, या फिर कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिसके अंदर ये सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी प्लाज्मिड लेके किसी भी बैक्टीरियल स्पीशीज़ के अंदर डाल दिया जाए तो वो सर्वाइव कर जाएगा। उसके अलावा इसका जो साइज़ है वो 1 kb से लेकर 1000 kb तक रेंज करता है। जब ये ट्रांसफ़र होता है किसी एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर तो कंजुगेशन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा हम इसको क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं, यानी बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर भी प्लाज्मिड को हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं। नॉर्मली तो ये अलग प्रेजेंट होता है, बट इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इनका जो नंबर है एक सेल के अंदर वो वेरी करता है। किसी भी एक इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल के अंदर एक से लेकर सैकड़ों की तादाद में प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकते हैं। शर्त ये होती है कि वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों या फिर कोई एक टाइप हो और उसकी डिफरेंट कॉपीज़ हों। अब ये बैक्टीरियल सेल के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, लेकिन जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बहुत से बेनिफिट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई भी अगर एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं तो वो जो बैक्टीरियल सेल है वो उनसे डैमेज नहीं हो पाएगा। उसके अलावा ये बैक्टीरियल सेल को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो कम्पीट कर सकें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसी इन्वायरमेंट में जिसके अंदर अगर फूड की कमी है तो वहाँ पर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं जो कि कम्पीट करेंगे इसके साथ, तो ये उसको बेटरली कम्पीट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है। और लास्ट पे ये है कि अगर किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जिसमें पहले से प्लाज्मिड मौजूद है उसके अंदर किसी ऐसी टाइप का प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि पहले वाले प्लाज्मिड के साथ कंपैटिबल नहीं था, तो जो पहले वाला प्लाज्मिड है वो उसको उस सेल से बाहर निकाल देगा दूसरे प्लाज्मिड को, तो इसको हम इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। इसके बाद प्लाज्मिड रेप्लिकेशन आ जाती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, जिसमें स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जो कि रेप्लिकेशन परफॉर्म करवाती हैं। इसके अलावा एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो कॉपीज़ बनी हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, सेपरेटली प्रेजेंट हो और जो ओरिजिनल हमारे पास प्लाज्मिड था वो लॉस्ट ना हो। और ये जो रेप्लिकेशन होती है ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होती है, यानी एक प्लाज्मिड होगा तो उसकी आगे से 2 कॉपीज़ बनेंगी। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसका जो पैटर्न है वो चेंज होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये होता है कि जो प्लाज्मिड है वो सिमिलरली रेप्लिकेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पैटर्न से। मीन जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा इसी तरह से ये वाला प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इनिशिएशन स्टार्ट करेगा, यानी अपनी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड पे। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो दरमियान में येलो कलर का ओरिजिन नज़र आ रहा है, यहाँ से ये अपनी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा और फिर क्या करेगा, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन करेगा, यानी दोनों तरफ में रेप्लिकेट करेगा और एक थीटा इंटरमीडिएट की फॉर्म में आ जाएगा। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा कि रोलिंग सर्कल मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा, यानी जो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है प्लाज्मिड वो रोल होगा और रोलिंग के थ्रू दूसरा सर्कल जो है वो साथ जनरेट करेगा। इस तरह से इसकी रेप्लिकेशन होती जाएगी।
नेक्स्ट इसके मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, यानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर किस तरह से जो प्लाज्मिड है वो जा सकता है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बाहर की इन्वायरमेंट से अपने सेल के अंदर इनटेक करना, यानी नेकेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड को जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको अपने अंदर इनटेक करना। तो ये जो सेल्स होते हैं ये कम्पिटेंट सेल्स होते हैं और इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये नेकेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड को अपने अंदर इनटेक कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसडक्शन आ जाती है। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि जो ट्रांसफ़र वायरसेस के थ्रू होते हैं, यानी वायरस अगर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद है वहाँ से वो उसका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल लेगा और जब दूसरे सेल के अंदर वो वायरस ट्रैवल करके जाएगा तो वहाँ पर उस पहले वाले के जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर वायरस के थ्रू या बैक्टीरियोफेज के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट है कंजुगेशन, जो कि बहुत कॉमन प्रोसेस है। इसके अंदर सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट बैक्टीरियल सेल्स का आपस में कांटेक्ट होता है। जिस सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो डोनर होगा और जिस सेल में प्लाज्मिड जा रहा है वो रिसिपिएंट होगा। अब जो डोनर है उसके पास ऐसा मेटाबॉलिज्म होना चाहिए कि वो चैनल प्रोवाइड कर सके, उस चैनल को हम सेल सप्लाई कहते हैं। अब इसके थ्रू जो प्लाज्मिड है वो ट्रैवल करके दूसरे सेल के अंदर पहुंचता है। उसके बाद प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है कि ऐसा प्लाज्मिड जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी करे और उसकी जीन्स को किसी एक ऑर्गेनिज़म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सके। ठीक है, ये एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो जीन्स किसी एक ऑर्गेनिज़म की जीन्स को दूसरे ऑर्गेनिज़म की जीन के अंदर जाके ट्रांसफ़र करवा सके। अब एज अ वेक्टर होने के लिए प्लाज्मिड के पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वही कि ये अपनी रेप्लिकेशन खुद करवा सके। अब जब ये रेप्लिकेशन करवाएगा तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में सीक्वेंसेस होंगी जिसको ये यूज़ करेगा और इसके अलावा बैक्टीरिया की जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है उसको यूज़ करेगा। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को यूज़ नहीं करेगा बल्कि बैक्टीरिया की जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है उसको यूज़ करेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट हो। सेकेंड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ये वो जीन्स होती हैं जो कि सिलेक्शन में हेल्पफुल होती हैं, यानी अगर किसी उसको रेजिस्ट करवा देती हैं ना एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरियल सेल को, तो हम इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एंटीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस करवा के अगर वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स से सर्वाइव कर जाता है, डैमेज नहीं हो पाता, तो इसका मतलब उसके अंदर प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। ये वो एंजाइम होता है जो कि किसी भी सेगमेंट को कट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इंसर्शन के लिए यूज़ होती हैं ये साइट्स, जो कि मतलब अगर फॉरेन डीएनए मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाना है प्लाज्मिड में तो जो इंसर्शन साइट है वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मिड है। तो इसमें सबसे पहले यह है कि हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, फिज़िकली आइसोलेट करवा सकते हैं और मैनिपुलेट करवा सकते हैं। इसके अलावा जिस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो प्लाज्मिड है उसको हम इजीली मॉडिफाई करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। सेकंड है कि इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो कि इसको इंडिपेंडेंट बना देता है क्रोमोसोमल कंट्रोल से। थर्ड वन कि इसका कॉपी नंबर होता है, ये इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि डिटरमाइन करती है कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर स्पेसिफिक प्लाज्मिड की कितने नंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फोर्थ वन है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है तो ये एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जब सर्वाइव करेगा एंटीबायोटिक को तो हम उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट है। देन ये आ जाता है कि ये अगर प्योरीफाइड डीएनए की फॉर्म में भी रखे जा सकते हैं या फिर बैक्टीरियल सेल के साथ भी रखे जा सकते हैं ग्लाइसरोल स्टॉक्स के अंदर। और ये जो प्लाज्मिड है ये एज अ वेक्टर जो है वो फंक्शनल होते हैं प्लांट्स के अंदर भी, वर्म्स के अंदर, माइस के अंदर और कल्चर्ड ह्यूमन सेल्स के अंदर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रमोटर, स्मॉल आरएनएस और दूसरे जो जेनेटिक एलिमेंट्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए।
एक जो है इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर हमारे पास लार्ज सेगमेंट होता है डीएनए का तो उसके लिए ये यूज़फुल साबित नहीं होता। यानी अगर लार्जर देन 10 KB का हमारे पास सेगमेंट है डीएनए का तो उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या रोल है। तो हम इसको बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल जीन क्लोनिंग का प्रोसेस हो गया, हमारे पास रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन है, या फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाना, जीन थेरेपी वगैरह, ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। इस तरह के प्रोसीजर में क्या होता है कि प्लाज्मिड को कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू और फिर वहाँ पर इंसर्ट करवाया जाता है उन जीन्स को, और वो उन जीन्स को जाके दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र मीडिएटेड बाय प्लाज्मिड। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र वो होती है जो कि वर्टिकल नहीं होती, वर्टिकल वो होती है जो कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जबकि हॉरिजॉन्टल वो होती है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रैवल करता है मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अलावा जो क्लोजली या फिर डिस्टेंटली रिलेटेड होस्ट होते हैं या बैक्टीरियल होस्ट होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो जो प्लाज्मिड है ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, तो ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। ये जो इसकी एबिलिटी है ये इसको इस काबिल बनाती है कि अपनी जीन्स को जो है वो ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो जीन्स जो कि होस्ट के लिए बेनिफिशियल होंगी या उसको बेनिफिशियल फिनोटाइप्स या करैक्टर्स प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ये एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स है किसके लिए, एवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए, यानी बैक्टीरिया जो है उनकी एवोल्यूशन के लिए, और इसके अलावा अगर जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। नेक्स्ट आ जाता है जीन थेरेपी के अंदर प्लाज्मिड का क्या रोल है। तो जो जीन थेरेपी होती है उसकी सबसे बेसिक ये होती है कि उसमें जो हम जीन इंसर्ट करवा रहे हैं वो जीन अपनी टारगेट साइट पे जाकर लगे, यानी क्रोमोसोमल टारगेट साइट जो है उसके ऊपर एग्जैक्टली जाके अटैच्ड हो, बगैर किसी इंजरी कॉज के या बगैर किसी म्यूटेशंस के या इम्यून रिस्पॉन्स कोई ऐसा प्रोड्यूस कर दे के जो हार्मफुल हो। इस पर्पज़ के लिए हम वायरल वेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वायरल हैं तो इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, इसलिए अब क्या होता है कि सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से अब हम नॉन वायरल डिलीवरी करवाते हैं ट्रैप्टिक जीन्स की, किसको यूज़ करते हुए, प्लाज्मिड डीएनए को यूज़ करते हुए। एंड भी इसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि जो शॉर्ट प्लाज्मिड होते हैं वो लार्जर इंसर्ट्स को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या कैरी नहीं कर सकते हैं। मींस कि अगर हमारे पास लार्जर साइज़ का फ्रैगमेंट आ गया है जेनेटिक मटेरियल तो वो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड प्लाज्मिड जो है वो चाहिए होंगे। शॉर्ट प्लाज्मिड्स उसके लिए हेल्पफुल साबित नहीं होंगे, स्पेशलाइज्ड प्लाज्मिड जैसे कॉस्मिड्स वगैरह। अब जब प्लाज्मिड जो है वो स्पेशलाइज्ड होगा और इंसर्ट जो है वो भी लार्जर होगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेप्लिकेशन रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ये जो रेप्लिकेशन रेट है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसकी मतलब स्पीड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों को इस्तेमाल करके। इसके अलावा कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि जो इंसर्ट उनके साथ अटैच है या जो डीएनए फ्रैगमेंट उनके साथ अटैच है तो उसमें से वो डिलीशंस कॉज कर सकें, यानी उसके कुछ पार्ट्स को वहाँ से डिलीट करवा दें। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो होस्ट सेल होता है वो भी ये डिलीटेरियस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर जो इंसर्ट की अपनी नेचर है उसकी वजह से भी डिलीशंस हो सकती हैं, बट फ्रीक्वेंटली ये होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो भी ये डिलीशंस करवा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा। 1952 में जोशा लेडेनबर्ग ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये एक शॉर्ट फ्रैगमेंट होता है डीएनए का जो कि सर्कुलर फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये खुद ही अपनी कॉपीज़ जनरेट करवा सकता है।
इसके अलावा इसके कुछ बेसिक फीचर्स देखी, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, स्पेसिफिक होता है बैक्टीरियल स्पीशीज़ से। इसका साइज़ देखा, उसके बाद जो इसका ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो कंजुगेशन है नॉर्मली, और इसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट भी करवा सकते हैं। एक सेल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये एसेंशियल नहीं होता सर्वाइवल के लिए, लेकिन कुछ बेनिफिट्स देता है बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और कॉम्पिटेंस वगैरह। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी फैसिलिटेट करता है, और दूसरा अगर कोई प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस होता है सेल के अंदर तो ये उसको वहाँ से एक्सक्लूड करवा देता है। उसके बाद प्लाज्मिड रेप्लिकेशन देखी कि इसमें हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसमें रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस होती हैं जो कि इसकी कॉपीज़ बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो इसकी सेपरेशन को इंश्योर करते हैं। उसके बाद हमने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में देखा। ग्राम नेगेटिव में ये सेम बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पैटर्न जो है वो फॉलो करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन करता है और एक थीटा की फॉर्म बना देता है, जबकि पॉजिटिव बैक्टीरिया में रोलिंग सर्कल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ़र में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। उसके बाद हमने इसके एलिमेंट्स देखे और देखा कि वेक्टर क्या होता है जो कि जीन को कैरी करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ले जाए, और इसके पास जो एलिमेंट्स होने चाहिए नेसेसरी वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। इसके बाद प्लाज्मिड की इंपॉर्टेंस देखी कि ये इजी टू कैरी है, इसलिए हम इसकी आइसोलेशन भी इजीली करवा सकते हैं, मैनिपुलेट भी करवा सकते हैं। इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसका कॉपी नंबर देखा। उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्योरीफाइड फॉर्म में भी रह सकता है और बैक्टीरियल सेल के साथ भी रह सकता है प्रिजर्व फॉर्म में, और डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ये फंक्शनल होता है। एक इसका ड्रॉबैक था कि ये लार्जर सेगमेंट्स को जो है वो कैरी नहीं कर सकता। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये हेल्पफुल है कि प्लाज्मिड को कट किया जाता है, उसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है और फिर वो उस जीन को दूसरे सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं, जीन क्लोनिंग और जीन थेरेपी, जिसके अंदर हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र देखी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं होती, बल्कि जो डिस्टेंटली रिलेटेड या क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है बैक्टीरियाज में। और इस एक प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत हेल्प करती है बैक्टीरिया को इवॉल्व करने के लिए और इनको अडॉप्ट करने के लिए किसी भी डिफरेंट इन्वायरमेंट को। और जीन थेरेपी में हमने देखा कि अगर हमारे पास जो वायरल वेक्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वायरल वेक्टर जो होता है उसमें हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नॉन वायरल डिलीवरी करवाते हैं ट्रैप्टिक जीन्स की प्लाज्मिड डीएनए को यूज़ करके। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं कि जो लार्जर इंसर्ट्स हैं उनको ये कैरी नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर लार्ज इंसर्ट होगी तो रेप्लिकेशन का जो रेट है वो बहुत स्लो होगा। उसके अलावा ये डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस करवा सकता है इंसर्ट के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई और टॉपिक समझना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स।